सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान और आप देख रहे हैं बात होगी। कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को अपने लपेट में रखा हुआ है। तकरीबन 100 दिन हो गए हैं। 100 दिन के अंदर दुनिया भर में जो कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद हैं उनकी तादाद 17 लाख से ज़्यादा है और तकरीबन 1,03,000 लोग जाँ बहक हो चुके हैं। कोई ऐसा मुल्क नहीं बचा जहाँ पे कोरोना ने हमला ना किया। सारे ममालिक में इबादत गाहें बंद हैं। चर्च हो, मसाजिद हो, मंदिर हो, सिनेमा हाउसेस हो, मार्केट्स हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हों, सब कुछ बंद है। 9/11 के बाद एक ऐसा मकाम आया है ये कोरोना का कि अब दुनिया ने किस तरह जीना है, तरीक़ेकार क्या होंगे। अब तक जो गुफ्तगू होती रही है वो यही अमवात से मुताल्लिक है, हेल्थ की सहूलियात से मुताल्लिक है, लेकिन अब दुनिया ये सोच रही है कि अब कोरोना के बाद होगा क्या, किस तरह सफ़र होगा, किस तरह शॉपिंग होगी, किस तरह तालीम के मामलात को देखा जाएगा, किस तरह से लोग एक दूसरे से मिलेंगे, किस तरह से सिनेमा हाउसेस चलेंगे, किस तरह से और इंडस्ट्री के मामलात चलेंगे। अब दुनिया के अंदर एक नया निज़ाम आने वाला है। आज के प्रोग्राम के अंदर हम तजावीज़ लेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको बताएंगे कि जिससे आइंदा आने वाले दुनिया के निज़ाम के ऊपर बात हो। पाकिस्तान ने फिर किस तरह से उस सिस्टम के अंदर आना है, पाकिस्तानियों ने किस तरह से जीना है, हुकूमतों ने किस तरह से बिहेव करना है, डिपार्टमेंट्स किस तरह से चलेंगे। अब वैसा पाकिस्तान नहीं रहेगा, अब वैसी दुनिया भी नहीं रहेगी। सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदल रही है। पाकिस्तान के अंदर जो चारों सूबे हैं उनमें जो वहाँ के वज़रा आला हैं वो जो फ़ैसले कर रहे हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो फ़ैसले कर रहे हैं उन पर एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुछ आगे चल रहे हैं, कुछ पीछे चल रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने पहला सो मोटो एक्शन लिया है। 13 तारीख को इसकी समाअत होगी। आखिर पूरा पाकिस्तान एक सिमत में क्यों नहीं चल रहा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊँ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत मशहूर और बहुत मोहतरम समाजी कारकुन है पाकिस्तान के। सारे दुनिया के अंदर हमेशा ह्यूमन राइट्स के हवाले से पाकिस्तान की शान रहे हैं अब भी। अंसार बर्नी साहब मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। और मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है इकराम सहगल साहब। इकराम सहगल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, सारी दुनिया के अंदर जो मामलात हैं उसके ऊपर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हुई हैं। गुफ्तगू आगाज़ आपसे ही करूँगा इकराम सहगल साहब। अब दुनिया में क्या होने वाला है और पाकिस्तान के अंदर जो सिनेरियो चेंज हो रहा है, आप किस नज़र से देखते हैं कि अमेरिका, यूरोप को ले लीजिए, मिडल ईस्ट को ले लीजिए, पाकिस्तान के मामलात, जाहिर है लोग जो हैं वो टेस्ट हो रहे हैं, तादाद बढ़ रही है, नंबरों में इजाफा हो रहा है, हलाकतें भी हो रही हैं, बीमारी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। नंबर्स बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, अब दुनिया किस तरह आगे बढ़ेगी, अब होगा क्या, ट्रैवलिंग में आप क्या देखते हैं कैसे होगा, बिजनेस कैसे होगा, एजुकेशन का मरहला कैसा चलेगा, ममालिक के दरमियान ताल्लुकात किस तरह आगे बढ़ेंगे। इकॉनमी तबाह हो गई है सारी दुनिया की। जो अरब खरबपति थे वो पैसा लूज कर गए, कंपनियां डूब रही हैं। कैसा देख रहे हैं अगला कोरोना के बाद दुनिया को आप? देखिए, दुनिया तो बदल गई हमारी और ये दुनिया बदलती रहेगी, क्योंकि आप ये तवक्को भी नहीं कर सकते कि क्या क्या अभी होने वाला है जी। हम बहुत सी चीज़ें हम सोचते हैं, करते हैं, लेकिन एक बात हमें ये देखनी चाहिए कि हर मुल्क में, इनफैक्ट मुल्क में क्या हर जगह कोरोना वायरस की जो जंग है वो मुख्तलिफ दौरों से लड़ी जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ईरान में जाएं, वहाँ पर एक मुख्तलिफ दौर हुआ, चीन मुख्तलिफ दौर हुआ। आप यूनाइटेड स्टेट्स में जाएं, वहाँ पर देखेंगे हर स्टेट, इनफैक्ट स्टेट्स के अंदर डिफरेंस है। न्यूयॉर्क कुछ कर रहा है, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया कुछ कर रहा है, विस्कॉन्सिन कुछ कर रहा है, फ्लोरिडा कुछ कर रहा है। तो ये मुख्तलिफ तौर से लड़ाई पहली तो है लाइफ। लेकिन आपने सबसे बड़ी बात, बड़ी अच्छी बात आपने की है फैसल, तो ये है लाइफ बैलेंसिंग लाइफ विद लाइवलीहुड। आप लाइफ तो है, आप सबसे पहले जंग लड़ रहे हैं जिंदगी के लिए, लेकिन आगे देखना है लाइवलीहुड किस तरह आपने करना है ना। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम तोते की तरह ये बोलना शुरू करते हैं लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। ये जिंदगी में कहीं पर भी दुनिया में लॉकडाउन कंप्लीट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपके पास लोग तो है ना वो लॉकडाउन कराने के लिए, वो भी तो बाहर निकलेंगे। आपके पास हॉस्पिटल स्टाफ है, आपके एसेंशियल स्टाफ है,
आपके पास फूड चेन्स हैं जिसकी सप्लाई लाइन आप नहीं तोड़ सकते, ठीक है जी। नेचुरली अगर आप देखें तो हर जगह मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पंजाब में जिस तरह लॉकडाउन होगा वो इस तरह आपकी कराची में, सिंध में डिफरेंट होगा। कराची में जो लॉकडाउन होगा वो रूरल एरिया में डिफरेंट होगा। आप इस तरह हर जगह आपने देखना है कि आपने जंग किस तरह लड़ना है और आपने आगे के लिए किस तरह प्लान करना है। देखिए सबसे बड़ी बात, और मैं आपको एक बात बोलूं, हम बहुत खुशकिस्मत मुल्क हैं, बहुत खुशकिस्मत मुल्क है। खुशकिस्मत इसलिए है कि हम एक मुल्क है दुनिया में जो अपने को फीड भी कर सकती है और अपने को क्लोथ भी कर सकती है। एडवांटेज है पाकिस्तान को। एग्रीकल्चर देखें, हमारे पास आप गंदम देख लें, गंदम में पाकिस्तान इतना वीट प्रोड्यूस करता है 25 मिलियन टन 2018 में, जो पूरे अफ्रीका से ज्यादा प्रोड्यूस किया है, जो पूरे साउथ अमेरिका, वो इसलिए वो डिफरेंट रीजन, वो डिफरेंट रीजन, क्योंकि हमने अलाउ कर दिया है फ्यूडल्स को बिजनेस में आने के लिए, हमने अलाउ कर दिया उनकी कार्टल्स बनाने के लिए, और अलाउ कर दिया वही फ्यूडल्स पॉलिटिक्स में आके अब वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हम अब दूसरी तरफ जा रहे हैं सर। इकराम सहगल साहब, मैं अंसार बन्नी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। आप सारी दुनिया में आते जाते हैं, ह्यूमन राइट्स के शायद इतने बड़े मैं तो आपसे कहूँगा आप ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं पाकिस्तान के, और सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, हर जगह पे जाते हैं और ये सारा अलंबरदार करते हैं सारे मामले को। लेकिन अब तो सारी इंसानियत का मामला आ गया है, अब तो एक एक इंसान दूसरे इंसान से डर रहा है। अब तो मामला ये है कि लोग हाथ नहीं मिला रहे हैं। आज आप तशरीफ लाए, मैं आपसे हमेशा गले लगता था, आज आप भी डरे हुए थे, मैं भी डरा हुआ था। ये अब नए रिश्ते डेवलप हो रहे हैं, ये पुराने तरीक़ेकार अब भूलने पड़ेंगे। ये ह्यूमन राइट्स की जो सारी सूरत हाल है तो बदल गई। असल में इसमें दो तीन चीज़ें हैं। नंबर वन ये कि एहतियात इसलिए लाजिम है कि अगर खुदा न करे बग़ैर अगर हम एहतियात नहीं करते और हम मर जाते हैं तो बेमौत मर गए, और अगर हमारी बद एहतियाती से किसी और को लग जाता है और वो मर जाता है तो कातिल भी हो गए, कातिल भी और ख़ुदकशी भी। ख़ुदकशी भी हराम। एहतियात इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई, इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर मैं एहतियात नहीं करता और मेरी वजह से किसी को लग जाता है और अल्लाह ना करे कि वो दुनिया से चला जाता है तो मैं कातिल, और अगर मैं खुद एहतियात ना करूं और मुझे अल्लाह ना करे लग जाए तो मैंने खुदकशी की। हम इस वक्त जो एहतियात करते हैं वो अपने लिए से ज़्यादा दूसरे के लिए करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि मेरे पास वायरस हो और मैं खुदा ना करे जिसको मिल रहा हूँ, मुझे तुमसे प्यार जितना है तुम्हें पता है इस चीज़ का कि हम, लेकिन इजहार करना इस वक्त मुश्किल कर दिया गया। जहाँ तक रहा सवाल दुनिया का, तो फैसल में ये मुझे अगले चंद महीने नहीं कई साल लग रहे हैं। उसकी रीज़न बता दूं आपको। दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर एक शख्स को भी रह गया तो ये दुनिया फिर उसकी लपेट में आ जाएगी। ये दुनिया फिर उसकी लपेट में आ जाएगी कि ये इतना ख़तरनाक किस्म का वायरस है और आपको जिस तरह अटैक करता है और जिस तरह फैल रहा है ये दुनिया में, तो हमारे पास चंद रास्ते हैं। एहतियात इस तरह कि हमें अपने आप को भी बचाना है, दूसरे को भी बचाना है। दूसरा कि जब हम किसी से मिलें तो ये समझ के मिलें कि हमने उसको जिंदा देखना है या अल्लाह ना करे कि हम उसको मारने जा रहे हैं। सही। तो हमें इस अंदाज में चलना होगा कि दुनिया से इस वायरस को ख़त्म करने के लिए तौबा और इस्तग़फ़ार का दरवाज़ा भी लेना होगा। हमारे यहाँ मस्जिदों के दरवाजे बंद हो गए हैं, फिर गिरजा कलीसा सब बंद हो गए हैं। घर तो खुलें, घर को मस्जिद बना लो, घर को मंदिर बना लो, नए असूल अपनाने पड़ेंगे। और ये एहतियात करनी है कि अगर एक भी रह गया तो दुनिया दोबारा खतरे में होगी। और वो जो दोबारा खतरा होगा फैसल मियां, वो बड़ा ज्यादा खतरनाक, वो फिर क़यामत से कम नहीं है। बिल्कुल ऐसे। इकराम सहगल साहब, मैं आपको प्रोग्राम में आगे चल के एक ऐसे नौजवान से भी मिलवाऊंगा सारे नाज़रीन को। और चूंकि सहगल साहब एक सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी कंपनी को लीड भी करते हैं और बड़े एक्सपर्ट भी हैं, फौज से ताल्लुक भी रहा है, तो बहुत सारे एंगल्स उनके इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। लेकिन मैं एक ऐसे नौजवान से मिलवाऊंगा आपको जिसका नाम है मोहम्मद अली शाह। उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है कि अगर 500, 200, 100, 50 लोग एक जगह पे मौजूद हैं तो उसका सॉफ्टवेयर के ज़रिए, वो कैमरे के ज़रिए डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसको बुखार है और कौन मास्क पहना हुआ है और नहीं पहना हुआ है। पाकिस्तानी नौजवान है, अगले हमारे प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ शामिल होंगे। लेकिन सहगल साहब,
पाकिस्तान के जो इस वक्त स्टेप्स हैं, आप सारी दुनिया पे नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तान की हुकूमत के स्टेप से आप मुतमईन हैं? हमें कहीं पे कोताही तो नज़र नहीं आ रही। घंटा बज रहा है ख़तरनाक वाला, पाकिस्तान में चीज़ें ख़तरनाक हद तक आगे जा रही हैं। आज मुराद अली शाह साहब ने बहुत ख़तरनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मल्टीप्लाई कर गए हैं पाकिस्तान के अंदर जो केसेस हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी हुकूमतें सही सिमत के ऊपर हैं और अब सही इक़दाम ले रहे हैं, भूख के हवाले से भी, रोज़गार के हवाले से भी, फैक्ट्रीज के काम करने के हवाले से भी, बिजनेसेस के हवाले से भी। और ये लॉकडाउन जो है इसको सॉफ्ट करने की ज़रूरत है या इसी तरह इस सिस्टम से आगे जाना पड़ेगा? देखिए, अंसार बर्नी साहब ने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि हमें लॉकडाउन में करना क्या है। हम लॉकडाउन जरूर करें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बड़ी जरूरत है। दूर रहना एक दूसरे, जैसा आपने भी कहा कि आप गले मिलते थे, आप गले नहीं मिल सकते, हाथ मिलाते थे, ठीक है, तो आपको एहतियात करनी पड़ेगी। लेकिन मैं फिर वापस आता हूँ उस जगह की कि भाई देखें, मुराद अली शाह साहब ने पहल यहाँ पर जरूर की लॉकडाउन करके। यही चीज पंजाब ने भी की, फ्रंटियर ने भी, डिफरेंट। आप नहीं, हम भूल जाते हैं हर वक्त बलूचिस्तान के, बट बलूचिस्तान एक्चुअली चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने पहला वार्निंग दिया था जब पाकिस्तान से लोग आए थे वहाँ पर। जाम कमाल साहब, हाँ, जाम साहब ने। देखिए, बात यह है कि हमें अभी तनकीद करने की जरूरत है। हमें देखना है कि गलतियां कहाँ हुई हैं और गलतियों को रेक्टिफाई करनी है और इंकरेज करनी है कि वो गलतियां ना करें। मगर हम बोलते हैं तनकीद फॉर द सेक ऑफ तनकीद नहीं करना चाहिए। एट द मोमेंट ये जानों की बात है। देखें, अंसार बर्नी साहब ने बड़ी अच्छी बात, ये हमारी जान और आगे लाइवलीहुड की बात है। बात ये है कि अभी हमने देखना है कि हर जगह हमने क्या करना है। हम लॉकडाउन तो कर ही नहीं सकते कंप्लीट, लेकिन जरूरत है तो हमने क्या करें, लॉकडाउन की जगह हम बोलते हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग ऐसा करें कि इंश्योर करें कि वो डिजीज आगे ना हो। और बिल्कुल ठीक है, ये डिजीज की जो है सेकंड फेज, थर्ड फेज, ये सेकंड फेज रिवर्स, क्योंकि वो म्यूटेंट होके वो वर्स्ट किस्म की आएगी। थर्ड फेज में उससे भी क्या है। लेकिन एट द मेन टाइम आपने एक बात की इकोनॉमी की। इकोनॉमी में हमने एहतियात ये करना है कि हमें जिंदा रहना है। हमने अपनी एग्रीकल्चर इनकम को एब्सोल्यूट सिक्योर करना है। हमने सिक्योर करने के लिए हमें रिस्क लेना पड़ेगा। हमें अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री करनी पड़ेगी। हमने फूड इंडस्ट्री देखें, आप कुछ भी बोल रहे हैं, अमेरिका में जाएं कहीं पर भी शेल्फ में आप देखें शॉर्टेजेस नहीं है। वहाँ पर शेल्फ में शॉर्टेजेस नहीं, क्यों नहीं शॉर्टेजेस है? जगह जगह पर हुई होंगी, लेकिन मेनली क्योंकि फूड सप्लाई चेन उनकी कायम है, तो कोई ना कोई इंडस्ट्री चल तो रही है ना। बेकरी से आपने देखे, उन्होंने बोले हैं, बूचर शॉप ने बोले हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। तो देखिए, आपको हर जगह के लिए एक एब्सोल्यूट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट पर तनकीद ना करें। गवर्नमेंट को आप जरूर बोलें ये गलती होती है, इसको रेक्टिफाई करें, सपोर्ट की जरूरत है इस वक्त। हाँ, देखिए, आप कोशिश करें। इमरान खान तो कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहा है। वो टेस्टिंग किट्स भी मंगवा रहा है, वो वेंटिलेटर्स की कोशिश कर रहा है, वो फंड्स अवेलेबल कर रहा है। आप शुक्र अदा करें कि आपके पास दो मंजे हुए लोग हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में हफीज शेख और दूसरा रजा बाकर। इन लोगों ने बेसिकली आप देखें ओवर द फ्यू, पहले उनकी मिस स्टेप्स थी, लेकिन मॉनेटरी रिलीफ जो दिया है बिजनेसेस को, जो उन्होंने दिया है, अच्छे डिसीजंस लिए, तो वो चीजें बड़ी अच्छी चीजें ली है, बड़ी फार रीचिंग ली है। मैं मेरे पास 12,000 लोग काम करते, मैं नहीं पता था कि मैं 1500 आदमी निकालना पड़ेगा मुझे एंड ऑफ में। नाउ मुझे पता है कि मेरी कहते वेज सपोर्ट आ गई, बैंक से मुझे मिल गया, 6 महीना मुझे रिलीफ मिल गया, मुझे इंटरेस्ट रेट रो हो गया, मैं वो कर सकता हूँ। बिल्कुल अच्छे आपने पॉइंट अच्छा इस वक्त कंट्रोल कर रही है, लेकिन बहरहाल भूख बढ़ रही है और जो भूख में इजाफा होगा, जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनकी ज़िंदगियां बड़ी तकलीफ में आने वाली हैं। वो जो सैलरीज मिलती थी शायद दुनिया भर के, अब मज़दूरों को, कारकुनों को उस तरह की सैलरीज नहीं मिलेंगी, उसका असर पाकिस्तान में भी आएगा। लेकिन एक और पॉइंट ऑफ व्यू है, डॉक्टर जुनैद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, मुसन्निफ़ हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। डॉक्टर साहब, दुनिया में क्या तब्दीली होने जा रही है और पाकिस्तान को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? तो मैं जो इस सारे पर्टिकुलर चीज को बड़े डॉक्टर साहब टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिएगा और फिर मैं सवाल दोहराता हूं
कि दुनिया किस सिमत जा रही है और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? तो बहुत दुनिया में उसी किस्म का चेंज आया है और आएगा, जैसे कि 9/11 के बाद आया था, जब मुझे अच्छी तरह याद है कि Gerhard Schroeder, who was the German chancellor at that time, उसने एक बड़ी जबरदस्त बात कही थी after the 9/11 कि the world has changed forever. And yes, after the 9/11 incident, सारी दुनिया बदल गई, absolutely बदल गई. The way हमारे ट्रैवलिंग का स्टाइल बदल गया, आना जाने का स्टाइल बदल गया, वीज़ास की रेजीम बदल गई, सिक्योरिटी, पूरी दुनिया में सिक्योरिटी इंडस्ट्री एक डेवलप हो गई, द वर्ल्ड टेरर इंडस्ट्री डेवलप हुई और इसमें बड़ा माल भी कमाया गया और हमारे जैसे मुल्क को वॉर ऑन टेरर में ज्वाइन होने की वजह से 70,000 से ज़्यादा हमने जिंदगियां भी लूज की और $120 बिलियन से ज़्यादा का लॉस भी हुआ. अब मैं इसको, ये जो कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक शुरू हुआ है, ये भी दुनिया को उसी तरह से ही 100% चेंज कर देगा. जो आपने अपने इंट्रो में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कही थी, यस, द एंटायर एजुकेशन सेक्टर विल चेंज, द एंटायर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री विल हैव टू चेंज, द एंटायर मेथड ऑफ होटलिंग एंड मूविंग अराउंड विल हैव टू चेंज. अब ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आएगा और नई इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि हर खराबी में अपॉर्चुनिटी भी होती है. जैसे कि मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, सिक्योरिटी इंडस्ट्री डेवलप हुई ना, पहले सिक्योरिटी इंडस्ट्री ऐसी तो नहीं थी जैसी अब वो इतनी वाइड स्प्रेड है. एयरलाइन इंडस्ट्री 100 साल से चल रही थी और 100 साल में से बड़ा माल कमा लिया था. अब एयरलाइन इंडस्ट्री की भी बारी खत्म हो गई. इसी तरह से वर्ल्ड टूरिज्म इंडस्ट्री और बहुत सारी सिनेमा इंडस्ट्री को भी तकरीबन 100 साल से कुछ थोड़ा सा ऊपर हो गया था. अब ये इंडस्ट्रीज अब पुरानी हो गई. अब इसके लिए दुनिया में कुछ और आएगा और ये जो हमारी अगली जनरेशन है, ये बच्चे जो कि मिलेनियल्स कहलाते हैं, जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, अब ये चीजें प्रोड्यूस करेंगे कि मेथड्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या होंगे एंड मेथड्स ऑफ गोइंग अराउंड कैसे होंगे. बहुत मेजर चेंजेस अब आएंगे और आई एम वेरी एक्साइटेड. आई एम नाउ क्वाइट हैव सीन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. अब आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये सब चीजें चेंज. डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? पाकिस्तान इस क्राइसिस के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है? पाकिस्तान अपना हेल्थ का शोबा इंप्रूव कर ले, ऑनलाइन एजुकेशन को ठीक कर ले, अपनी चीजों को किस तरह, कौन कौन सी चीजें आप समझते हैं पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है इस वक्त ठीक जगह पे काम किया जाए और हम तरक्की हासिल कर लें? देखिए, मैं एक तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात समझता ये हूँ कि पाकिस्तान को तवज्जो देनी चाहिए टू गो बैक टू बेसिक्स. कि हमारी एग्रीकल्चर, जिसको किसी ज़माने में हमारी 22-24% ऑफ द GDP हुआ करती थी, वो घट के अब 18% हो गई है. ज़राअत पे ज़्यादा फोकस करें, अपने एग्रीकल्चर पे तवज्जो दो एंड अपनी एग्रीकल्चर को दोबारा ठीक करो एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर. हमारी बेसिक मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुई है. इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग की भी तरफ तवज्जो दें. आज सारी दुनिया में जो मास्क बनाने की बात है, ये क्या है? इट इज़ अ वेरी टेक्सटाइल प्रोडक्ट. तो हम तो बना सकते थे और हमें, आपको शायद याद होगा कि अर्जेंटीना में उन्होंने ये घरों पर भी लोगों को सिलाई मशीनें दी और उनसे कहा कि अब मास्क बनाओ और बनाने शुरू करो और बेचो. नाउ दे आर मेजर एक्सपोर्टर. तो देर आर मेनी थिंग दैट विल हैपन. आई बिलीव इसी तरीके से आपने शायद, आपको पता होगा कि ये जो गिग इंडस्ट्री है, इसमें पाकिस्तान इज नंबर 3 और नंबर 4 इन द वर्ल्ड. वी आर अहेड ऑफ इंडियंस, वी आर अहेड ऑफ द बांग्लादेशीज. इन फैक्ट इन साउथ एशिया वी आर नंबर 1. वी आर ओनली ऑफ बिहाइंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्रिटेन. तो जिन जिन चीजों में पाकिस्तान काम कर सकते हैं उस पर फोकस करें. डॉक्टर साहब, मैं न्यूज ब्रेक लिया और ब्रेक के बाद मैं आपको एक नौजवान से मिलवाऊंगा. हैरत अंगेज नौजवान है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सोल्यूशन लेकर पाकिस्तान में आगे बढ़ रहा है. हुकूमत को फौरी तौर पर इनसे मिलना चाहिए. डॉक्टर जुनेद का भी कमेंट लूँगा उनकी टेक्नोलॉजी पे, अंसार बर्नी साहब का भी और इकराम सैगल साहब का भी, कि अगर किसी भी जगह पर 40, 50, 100 पाकिस्तानी हैं और उनमें से कितनों को बुखार है या कितने मास्क लगाए हुए हैं, कितने पोटेंशियल कैंडिडेट या मर्ज हो सकते हैं, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनके सॉफ्टवेयर के थ्रू. इस ब्रेक के बाद मोहम्मद अली शाह से बात करेंगे.
वेलकम बैक। दुनिया बदल रही है, नए असूल बनाए जा रहे हैं। अब उस तरह से तालीम नहीं हासिल कर सकेंगे स्कूलों के अंदर, उसी तरह से एविएशन की इंडस्ट्री भी नहीं चलेगी, हॉस्पिटल भी वैसे नहीं चलेंगे। दुनिया करवट ले रही है और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है, नए असूल बन रहे हैं। लेकिन इस सारे क्राइसिस के अंदर बढ़कर, पहले से ज़्यादा बढ़कर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कारोबार नए हो सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी एक सूरत हाल है, लेकिन ऐसे नौजवान भी हैं जो सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसे ही नौजवान से मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ। मोहम्मद अली शाह इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली शाह। वालेकुम सलाम। इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू कहीं पर अगर 10, 20, 30, 40, 50 लोग हैं तो बहुत आसानी से ये जांचा जा सकता है कि किसको टेम्परेचर है, किसको बुखार है, और उसको फिर अलहदा किया जा सकता है। कौन मास्क पहना हुआ है, कौन मास्क नहीं पहना हुआ है। और ये एक ऐसे वक्त पर है जहाँ दुनिया के अंदर सबको इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। पाकिस्तानी नौजवान ने ये सॉफ्टवेयर बना लिया है। हुकूमत को, इन्वेस्टर को चाहिए कि वो इनके साथ बैठकर काम करें। और ये एक ऐसा एक क्राइसिस के अंदर अपॉर्चुनिटी वाला मामला है जिसके अंदर चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकती हैं। मोहम्मद अली शाह, ज़रा बताइए ये सॉफ्टवेयर है क्या, किस तरह डिटेक्ट करते हैं, तरीक़ेकार क्या है, कौन सा कैमरा इस्तेमाल हो रहा है। ज़ाहिर है आपने ये चीज़ बनाई है, आप अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे आने का कि मैं लोगों तक ये मैसेज पहुँचा सकूँ। तो बेसिकली इस सॉफ्टवेयर का नाम है मास्क चेक पाकिस्तान, और ये मैंने इनिशियल बेसिस पे 5 दिनों में इसको मैंने तैयार किया है कि मतलब इतना हो गया है कि आप सिर्फ मास्क चेक करने के लिए इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। इसमें जो फीचर्स हैं वो ये करता है कि ये थर्मल कैमरास के थ्रू टेम्परेचर आपका डिटेक्ट करता है। अच्छा। उसके साथ साथ जो सिम्टम्स हैं आपके, जैसे स्नीजिंग, खांसना, छींकना, कि वो भी डिटेक्ट करता है। और जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ये एक अलर्ट भेजेगा कि आपको वो ढूंढें और क्वारंटीन कर सकें। अच्छा, ये जो किस तरह से पता चलेगा, ये जो आप स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, ये जो फेस को डिटेक्ट किया रहा है, आपने मास्क नहीं पहना, मास्क पहन लिया तो कैमरे ने डिटेक्ट कर लिया कि आप मास्क आपने पहन लिया है। टेम्परेचर कैसे बताएंगे, कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई इतने सारे लोग हैं, इनमें से इन साहब को, इन फलाने साहब को जो है वो बुखार है। और सिक्योरिटी के लोग, वो एयरपोर्ट पे हों, वो हॉस्पिटल पे हों, वो शॉपिंग मॉल में हों, वो स्कूल में हों, वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हों, उनके लोगों को मालूम हो जाएगा कि हाँ इनको बुखार है, इनको अलग कर लिया जाए। ये कैसे पता चलेगा? जी बिल्कुल, टेम्परेचर के थ्रू हम थर्मल कैमराज यूज़ करेंगे। और इसका जो मैंने बैक एंड पे जो इसका काम, मतलब जैसे ये अंसार बनी साहब, ये जो हम बात कर रहे थे, ये फैसला आना, ये कोई, मैं चौंका नहीं हूँ इस बात पे, क्योंकि ये नज़र आ रहा था कि लोग उस तरह से ले नहीं रहे हुकूमत के इक़दामात को। आप क्या देख रहे हैं? ये इक़दाम लेना, लोगों की जान बचाना हुकूमत की जिम्मेदारी, उन्होंने ये फैसला किया है। आगे की सूरत हाल भी आपको इस तरह की नज़र आती है कि और जगह पे भी इस तरह का फैसले होंगे? बनी साहब, देखिए, हैरत तो हमें भी नहीं हुई जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, जो हालात हम देख रहे हैं, जिस तरह लोग मजमा इकट्ठा कर रहे हैं राशन बंटने पे। मैं तो ये कहता हूँ पहले ये राशन बंटना जो है इस अंदाज में रोक दिया जाए। ये खतरनाक है, आप जिंदगियों से खेल रहे हैं, आप राशन नहीं दे रहे, आप उनकी जानें लेने जा रहे हैं। इसको रोक दिया जाए, फौरी तौर पर रोक दिया जाए। किसी भी इज्तिमा को, अगर मस्जिद नहीं जा सकते, मस्जिद का इज्तिमा नहीं हो सकता, इनका इज्तिमा कैसे हो सकता है? और मीडिया को भी इसमें एहतियात करनी चाहिए कि जब आप कैमरे लेके जाते हो तो हर शख्स सामने आने के लिए घरों से निकल आता है। फिर जब वो राशन देखता है, आपने कल देखा एक बूढ़ी औरत इंतकाल कर गई इसी के अंदर, एहसास प्रोग्राम के अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी है और हुकूमत को इस पर सख्त अमल करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो कि एक सूबा करे और बाकी 3 ना करें और वफाक ना करें। नेशनल पॉलिसी हो, नेशनल पॉलिसी हो, इमरजेंसी डिक्लेयर हो और उसके अंदर एक फैसला किया जाए। यार, हम इंसानी जिंदगियां इमरजेंसी डिक्लेयर करने की बात कर रहे हैं पाकिस्तान में। और क्या आप जब आप आपस में लड़ रहे हो, सियासत कर रहे हो, ये सियासत का वक्त नहीं है, लोगों की जान बचाने, जिंदगियां बचाने का वक्त है। आगे बढ़ो, हाथ से हाथ मिलाओ यार, एक गले से गले मिलो। इख्तिलाफात जिंदगियां रहेंगी तो करते रहना, सियासत करते रहना। सियासत के लिए बहुत वक्त पड़ा है, लेकिन जब जिंदा ही नहीं रहोगे, वक्त ही नहीं रहेगा तुम्हारे पास, फिर क्या करोगे? ऐसी सूरत हाल आ सकती है जहां आप काबू ही ना पा सकें। उससे पहले फैसले वजीर आजम इंग्लैंड के, आप देखिए शहजादे सऊदी अरब के, आप देखिए मलका का बेटा शहजादा, आप देखिए क्वीन, उसकी बेटी, मतलब तो ये बीमारी देखती नहीं है कौन कितना पावरफुल है। हाँ, देख नहीं रही। ये अल्लाह का, मैं तो इसको अजाब इलाही कहूंगा, इसको मैं अल्लाह की तरफ से भेजी हुई वबा कहूंगा कि इंसान होश के नाखून आज भी ले ले कि वो वादहु ला शरीक,
और वो रहमतल लिल आलमीन, अगर उस पर ईमान रखते हो या किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, सिजदे में गिर जाओ। अब जिसको तुम रब मानते हो उसके आगे गिर जाओ। मुर्तज़ा वहाब साहब, हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ लाइन पर। ये जो स्टेप लिया गया है, बड़ा स्टेप है ये। आप मुसलसल आप भी एहतियात की बात कर रहे थे, मुराद अली शाह साहब भी, सबसे ज़्यादा आप लोग इस पर बहुत तवज्जो दे रहे थे, लेकिन ये इंतहाई स्टेप नहीं समझ रहे कि ये ऑलमोस्ट 10 यूसीज को लॉक करना, यहाँ के लोग अब जिंदगी कैसे गुजारेंगे? देखिए, ये स्टेप ही इसलिए लिया गया है कि हम चाहते हैं वो सेहतमंद रहें, वो तंदुरुस्त रहें और कोरोना वायरस की वबा से महफूज रहें। ये फैसला इसलिए किया गया इन यूसीज के अंदर कि तकरीबन 149 केसेस हैं जो इन यूसीज के अंदर पिछले दिनों मंजर आम पे आए हैं, और 2 अमवात भी पिछले 24 घंटों में इन्हीं यूसीज के अंदर हुई। तो डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने ये फैसला किया है तमाम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए, और ये फैसला इसीलिए किया गया है ताकि लोगों की जानों को हम महफूज बना सकें कोरोना वायरस की वबा से। अच्छा मुर्तज़ा साहब, और भी डेंजरस एरियाज हैं कराची में या सिंध के और शहरों के अंदर जहां पे लोगों को एहतियात के लिए कहा गया, वहां एहतियात नहीं हो रही, तो वहां पर भी इस तरह के फैसले हो सकते हैं? देखिए, एहतियात तो हम सबको करने की जरूरत है, और कोरोना वायरस एक ऐसी वबा है, एक ऐसा दुश्मन है जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वो आपके सामने खड़ा हुआ होगा, आपको अफेक्ट कर रहा होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा। तो इसलिए एहतियात इसका वाहिद हल है, जो कि दुनिया भर ने एहतियात करके ही, सोशल डिस्टेंसिंग करके, आइसोलेशन करके इस वबा को कंट्रोल किया। हमारे सामने सबसे बेहतरीन मिसाल वुहान की है, जहाँ पर कई रोज तक, कई हफ्ते तक जो है वो लॉकडाउन रहा इस वबा को रोकने के लिए। तो मैं समझता हूँ जो भी हुकूमत फैसला कर रही है, फैसले बड़े मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल फैसले हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले किए जाते हैं, और वो मुश्किल फैसले करना जरूरी होते हैं ताकि आप लोगों की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। अच्छा, ये बताइएगा कि इन 10 यूसीज के लोग अभी चूंकि 5 बजे तक का वक्त है, कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए बाहर गए हुए होंगे, इनको जब वापस आना होगा घर पर, ये तरीक़ेकार क्या होगा? और अगर कल इन्हें निकलना होगा सामान लेने के लिए, तो वो तरीक़ेकार क्या हो सकता है? देखिए, ये 12 बजे तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगी, और ये 12 बजे का टाइम, रात 12 बजे का टाइम इसलिए दिया गया है ताकि लोग अपने अपने घरों में वापस आ सकें। जहां तक आपने ग्रोसरी या जो घरेलू जरूरियात की सिंपल चीजें होती हैं उसके बारे में, तो जो पहले से एग्जाम्शन है वो एग्जाम्शन चलती रहेगी, लेकिन गैर जरूरी तौर पर कोई शख्स अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, और इन यूसीज को अब मॉनिटर किया जाएगा, इसकी मूवमेंट को मॉनिटर किया जाएगा पुलिस की जानिब से, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, रेंजर्स की जानिब से और सिविल इंतजामिया की जानिब से। अच्छा, ये बताइएगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ रहते होंगे, मीडिया के लोग रहते होंगे, सर्विसेज के लोग रहते होंगे, उनको आने जाने की इजाजत होगी इन एरियाज में? देखिए, मैंने आपको बताया कि एसेंशियल सर्विसेज के ऊपर ये चीज अप्लाई नहीं होती, बट मेरी आपसे बड़ी मोदबाना गुजारिश ये है कि कोई शख्स मीडिया का हो, हेल्थ का हो, किसी का भी हो, मैं समझता हूँ हर किसी की जान बचाने के लिए ये इंतहाई इक़दाम उठाए जा रहे हैं, और ये एब्सोल्युटली नेसेसरी था जब भी डीसी ईस्ट ने यह फैसला किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब। अंसार बनी साहब, ये स्टेप्स जो है सख्त स्टेप्स हैं, लेकिन ये लेना इसलिए ज़रूरी है कि इसके बगैर लोगों की जानों को खतरा है। लोग मान क्यों नहीं रहे? मानेंगे किस बात पे? उलमा कराम अपील कर रहे हैं, हुकूमत अपील कर रही है, वज़ीर आज़म कर रहे हैं, मीडिया कर रहा है, लोग नहीं मानते। देखिए, लोगों को अभी तक इसका अंदाज़ा ही नहीं है। शरई मसला जो मैंने एक अर्ज़ की, मैं बड़ा गुनहगार आदमी हूँ, मगर अल्लाह मेरा रब है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि आप ये सोचें कि आप खुदकशी करने जा रहे हैं, हराम, दोज़ख, ना दुनिया मिली ना आखिरत मिली। आप किसी को कत्ल करने जा रहे हैं, कातिल, तो आप दुनिया से क्या खुदकशी, हराम और कातिल बन के जाना चाहते हैं? मैं मजहबी बात कर रहा हूँ, हर मजहब में, या आप दुनिया से सुरखरू होके अल्लाह के आगे सरबसजूद होके अल्लाह के सामने पेश होना चाहते हैं कि परवरदिगार मैं तेरे अहकामात पे अमल करके आया हूँ। ये इंसानी जिंदगियाँ बचाने का सवाल है। अगर नहीं मानेंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा, खुद भी नुकसान उठाएंगे, अपने घर वालों को भी नुकसान उठाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। प्रोग्राम का यहाँ वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।